हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली जंग का खात्मा किसने करवाया, ये जंग क्यों बंद हुई, झड़पें क्यों बंद हुई, क्या वजह बनी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो रूपोश हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और पाकिस्तान में क्या हो सकता है। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं? आसिफ मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी खबर बता रहे हैं आपके, सीज फायर हो गया। आसिफ बिल्कुल सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर के अंदर की खबर बताते हैं आपको। हाँ जी। सीज फायर से पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ कि आज अलग सुबह अफगानिस्तान की साइड पे कुछ जो छापा मार इनकी फ़ौज है, आपको पता है कि फॉर्मल फ़ौज तो नहीं है, ये हिट एंड रन करते हैं, अब गोरिल्ला वार लड़ने की गोरिल्ला वार रही है शुरू से। उन्होंने चमन के मुकाम पर पाकिस्तान की एक चौकी है, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और भाग गए। और फिर पाकिस्तान के जो दो जवान हैं उनकी जो लाशें हैं उनकी बेहरमती भी की गई। इस पर पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रिस्पांस दिया। 3 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान गया है, अफ़गानिस्तान के इनकी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है। एक गरनाली जगह है और उसको पाकिस्तान ने कंट्रोल में ले लिया। और फिर यहाँ पर ही नहीं रुका, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने ये काम किया था तो फिर उसको भरपूर इन्होंने जवाब देना था। आसिफ मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदार लोगों से बता रहा हूँ, ज़िम्मेदार लोगों से बता रहा हूँ, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो मेकर और ब्रेकर हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो पॉलिसी है उसके। आसिफ आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने फिर काबुल में कार्रवाई की। सिविलियन टारगेट्स नहीं बनाए, लेकिन टारगेट हुए, काबुल शहर टारगेट हुआ, दिन दिहाड़े टारगेट हुआ। लोगों को पता लग गया कि ये पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है। इसके जवाब में आसिफ अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी इतलात ये हैं कि पहले भी रब्ता किया गया था, पहले रब्ता किया गया था, कतर और सऊदी अरब से रब्ता किया गया था कि जी आप हमारी और पाकिस्तान की सुलह करवा दें। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया था। पाकिस्तान ने ये बात सुनी थी और पाकिस्तान ने इस बात पर गुस्से का इज़हार किया था, क्योंकि एक तरफ ये पैगाम दे रहे हैं कि हमसे सुलह कर लें, दूसरी तरफ अमीर खान मुत्तकी ने यह बयान दिया कि जी हमसे बातचीत करें वरना दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, उसका जवाब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने दिया और उन्होंने कहा कि देखिए पहले दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम बात कर लेंगे। और फिर वही हुआ, हमने दूसरे ऑप्शंस किए और फिर तालिबान साइड से ये राब्ता हुआ और फिर सीज़फायर हुआ। एजाज इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कंधार में भी अटैक हुए हैं पाकिस्तान की साइड से। बिल्कुल, ये कंधार में जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि सुबह कंधार में जो प्रिसाइज जो स्ट्राइक हुई है, ये क्योंकि सिर्फ फौजी तनसीबात पे की गई है, आबादियों से बाहर निशाना बनाया गया, सिविलियन टारगेट नहीं। उसमें बताया गया कि जी कंधार में जो अफगान तालिबान का बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 है, उसमें बटालियन नंबर 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 जो है, इसमें से एक इंटेलिजेंस के आला ज़िम्मेदार भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिनके बारे में इब्तदाई इतलात ये हैं कि शायद वो उसमें हिट हो गए हैं। वो कम अज़ कम ज़ख्मी ज़रूर हैं। अब ये मालूम नहीं हुआ कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, लेकिन बड़ा प्रिसाइज और वहाँ से ग्राउंड इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे ये अटैक किया गया, जिसके बाद वहाँ पे काबुल शहर भी एक तरफ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसमें धुएं के काले बादल देखे गए, फौजी तनसीबात पे शहर की वो तनसीबात जो फौजी थी, सिविलियन नहीं। और इसी तरह कंधार में भी मुख्तलिफ जो 5 से 6 जगहों पे जो फौजी तनसीबात थी उनके ऊपर जो है धुएं के स्याह बादल जो हैं, वो उसकी वीडियोस भी लोगों ने बनाई हैं और उसके हवाले से ये दावे भी हैं कि वहाँ पे उनके अहम कोई इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर हैं उनको भी हिट किया गया। कोई शक नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रिसाइज और बड़ा एक भरपूर जवाब दिया गया, भरपूर जवाब दिया। लेकिन ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने, वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर को वो क्या है, नूर वली महसूद कालादम तहरीक तालिबान के जो बानी, उनको हिट किया था काबुल में। वो बच गए थे लेकिन उनको हिट करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में इन्होंने सर्दी एक तनाज़ा बनाया। और पाकिस्तान तो मिलिटेंट्स को अटैक कर रहा था ना, पाकिस्तान कोई अफ़गान अवाम को अटैक नहीं कर रहा था, अफ़गान तालिबान को अटैक नहीं कर रहा था, अपने मिलिटेंट्स को जो वांटेड हैं उनको अटैक कर रहा था।
उसके बाद आसिफ ज़्यादा हालात उस वक्त ख़राब हुए जब 12 अक्टूबर की अलसुबह इन्होंने चतराल से लेकर तुरखम तक चमन पूरी जो 2640 किलोमीटर लंबी जो ड्यूरल लाइन है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने टोलियाँ भेज के अटैक किया और पाकिस्तान के 23 जो जवान हैं वो शहीद हुए, 2 बाद में भी शहीद हुए। तो आज सुबह फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। 58 के करीब, 58 से ज़ायद इनके जो लोग हैं वो मार दिए पाकिस्तान ने। और फिर आज सुबह जो कार्रवाई हुई इसमें पाकिस्तान के 2 जो जवान हैं उनकी लाशों की बेहरमती तालिबान की तरफ से की गई थी। और ये इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, ये पता नहीं क्या ये समझते नहीं है कि एक तो आप पड़ोसी के ख़िलाफ़ एक मिलिटेंट ग्रुप को अपने घर में रखे हुए हैं और आप इस्लाम तो ये तालीमात नहीं देता, ठीक है। और फिर आपने ये किया और आप जब भरपूर जवाब दिया, अब आप सुलह पे आ गए। इन्होंने रब्ता किया है और ये भी आसिफ ये तय हुआ है कि ये दोनों अतराफ़ जो हैं वो बैठ के सिंसियरली कोशिश करेंगी कि मामला तय हों। एजाज़ वहाँ पे इस वक्त ना 2 गलतफहमी हैं वहाँ पे जो अफ़गान हुकूमत है। देखें, हम पाकिस्तान की वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पॉलिसियाँ थी हम तो उन पर तनकीद करते रहे आप और हम, लेकिन जो सूरत हाल अभी अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही है ना, उसमें उनको 2 बुनियादी गलतफहमी हैं। जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी जो हैं वो कह रहे थे कि हमने तो 2 सुपर पावर्स की ऐसी तैसी कर दी है, और उस पर एक तो जवाब उन्हें खुद उनके हकानी जो ग्रुप के हमारे वो हैं सिराज हकानी का मैं क्लिप देख रहा था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 2 बैनुल अक़वामी पावर्स को यहाँ से भगाने की बातें वो लोग कर रहे हैं जो जंग में ही शामिल नहीं, ठीक है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और उस वक्त उनके बेटे और बेटियां बाहर पढ़ रहे थे जब यहाँ तालिबान ने बैन किया हुआ था, तो उनकी बेटियां वहाँ पढ़ रही थी, सऊदीया में थे, कतर में थे। और उन्होंने कहा कि ये हमें पता है कि वो कैसे निकाले थे और उसमें पाकिस्तान का एक रोल है जो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना अफ़गानों को कि हमने रशिया के और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, भाई वो फॉरेन अग्रेसर्स थे और वो यहाँ पे बेसिस में आपके पास रहते थे। आपकी ट्रेनिंग है गोरीला जंग की, यहाँ पे आप लड़ रहे हैं रेगुलर आर्मी के साथ, और आप बॉर्डर पे जब भी आएंगे आपको इसी तरह से आगे से जूते पड़ेंगे। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं आपका बॉर्डर आप अपना उठा के ले जाएंगे? आप एक अटैक करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को जवाब मिल जाएगा, इतनी भी देर नहीं लगती। बिल्कुल सही। आप जिस लम्हे अटैक कर रहे होंगे उसी लम्हे जवाब मिलेगा। ये कोई पॉलिसी नहीं है कि आप पड़ोसियों के मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को पैटर्नाइज करें, उनके महफूज ठिकाने बनाएं और उसके बाद आप बातें भी जो करते हैं कि वो पीस की बातें करते हैं, नहीं हो सकता। हमें पता है आज भी कुछ लोग आपको फंड कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन ये काम ज़्यादा नहीं चलेगा। आप क्यों अपने मुल्क को भी पीछे खींचते हैं और हमें भी पीछे धकेल रहे हैं? आए इस मुल्क को, अपने मुल्कों को, अपने खित्ते के लोगों को आगे लेके चलते हैं। कोई शक नहीं, और अमन से रहे, अमन से रहते हैं। आसिफ इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है कि पाकिस्तान इतने सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान इनके लोगों को वीज़े दे रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें, PIA की परवाज़ जाती है काबुल में, वो मौजूद है, जो ड्यूरल लाइन है वो बंद है। मेरा ये व्यू है एजाज़, देखें चाइना ने भी इसमें रोल पहले भी अदा किया है, दोनों मुल्कों के लोगों को खड़ा किया है। रशिया भी नहीं चाहता इनकी लड़ाई, ठीक है। हत्ता कि अमेरिका भी कम अज़ कम बयानात की हद तक और जो वो उनके हमें नज़र आती हैं अपरेंट चीज़ें, ट्रंप ने कहा था बल्कि अभी तो वो कह रहे हैं कि जी मैं रोकने में भी किरदार अदा करूँगा। लेकिन तालिबान जो है ना, इनका मसला ये है कि इनको जब भी कहीं से पैसे मिल जाते हैं तो ये जाके अंदर एक खराबी दूसरे मुल्क में, तो ये अब चलेगा नहीं इस तरह, ऐसा ही। इन्हें अब या तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा या फिर इनकी हमारी लड़ाई होगी। बिल्कुल सही है। और आसिफ 2 बातें मैं ऐड कर दूं कि आज दिन को भी अहम वाक़या हुआ ना कि सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले और उनकी जो मीटिंग थी उसमें यही था कि रियासत के सरबराह को बताया जाए कि जी हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो सदर को फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की तरफ से बताया गया कि जी हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को पहले ही नॉलेज में लिया गया है, एतमाद में प्राइम मिनिस्टर को पहले ही लिया गया है, भरपूर जवाब दिया गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर शुरू हो चुका है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कहें कि जी मैंने भी रोल प्ले किया था, लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि डिप्लोमेटिकली इन्होंने हमसे दोबारा रब्ता किया, बराह रास्त रब्ता किया है। सऊदी अरब और कतर के ज़रिए भी रब्ता किया था। और मुझे डर इस बात का है कि अगर इन, चूँकि ये कोई ऑर्गेनाइज फोर्स तो नहीं है, अगर इनके किसी बंदे ने पाकिस्तान की किसी चौकी पे कोई फायर कर दिया इस दौरान, तो फिर ये सीज़ फायर फिर टूट जाएगा। जिम्मेदारी दूसरी साइड की तो उन्हीं की होगी ना। अगर इस साइड की जिम्मेदारी हमारी है तो फिर दूसरी साइड की जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी, देनी पड़ेगी। तो अगले जो 48 घंटे हैं उसके लिए सीज़ फायर हुआ है, तो देखें अगले 48 घंटों में। मुझे तो लगता है हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे ये 48 सदियाँ सीज़ फायर रहे, दोनों मुल्क अच्छे तरीके से आपस में रहें, आगे बढ़ें। लेकिन तालिबान का मसला ये है कि वहाँ पे अभी जो उनकी इकॉनमी की सूरत हाल है वो भी बस यही देख रहे होते हैं कहीं से पैसा आए तो किसी से लड़ें।
तो ये काम अब चलना नहीं है, उन्हें अपने अंदर कोई मेजर चेंजेस लानी अब पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि डिप्लोमेसी को फोकियत दी जानी चाहिए, अस्करियत पसंदी को नहीं। बिल्कुल, ये बात है। साद रिजवी तो बिल्कुल ही गायब ही हो गए हैं मंजर से, किधर हैं वो? आसिफ, बात यह है कि जब आप रियासत कुछ अनासर को अपनी सरपरस्ती में बड़ा करती है ना, तो वो अनासर बाज़ औक़ात रियासत को फिर झटका देते हैं। आप देख लें, जो जिन जहादियों को आपने तरबियत दी थी, बाद में वो आप रियासत के ऊपर अटैक करते रहे, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। जिन लोगों को इन्होंने पाला पोसा था, ये तालिबान भी उन्हीं में से एक है, वो आज आपके ऊपर आ पड़े। तो जो अनस रिजवी हैं और साद रिजवी, जो इंटेलिजेंस के हुकाम हैं, वो तो राब्ते कर करके आसिफ कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम दावा कर रहे हैं हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या है? मेरी बड़े ज़िम्मेदार पुलिस वालों से जो बड़े समझदार हैं, जो उनको डील करते रहे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी एक वक्त था कि रियासत आम पुलिस वालों को भेज के, हमारे पुलिस अफसरों को भेज के इनसे माफ़ी मंगवाती थी। यानी कि जब ये एहतजाज करने आते थे ना, एहतजाज के लिए यहाँ पर आते थे, तो हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे, पर्चे होते थे, हम फिर डील करते थे, रियासती इदारों इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर डील करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डील करते थे, फिर हम पर्चे ख़त्म करते थे क्योंकि इनका मुतालबा होता था डील में, और फिर हमें कहा जाता था कि जी आप जाके इनसे माफ़ी मांगें। अब सूरत हाल आसिफ ये है कि साद रिजवी और अनस रिजवी, जो तहरीक लब्बैक है, वो इशारा ये कर रही है, उसने लाहौर हाई कोर्ट से भी रिजू किया है, और उसने इशारा ये किया कि जी हमें ख़तरा है कि उन दोनों को कुछ ना हो जाए, यानी कि कोई उनको कत्ल ना कर दे। अच्छा, ये जो ख़तरे का इजहार किया है तहरीक लब्बैक ने एक बयान में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा, पुलिस हो गई, CTD हो गई, या कोई इंटेलिजेंस का इदारा भी ये रिस्क भी ले सकता है कि साद रिजवी को या अनस रिजवी को खुदा न खास्ता जान से मार दे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये रिस्क ले सकता है कोई भी, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आल्दो सबूत तो कोई नहीं है ना, यही कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस के पास भी नहीं है, वो राब्ते कर करके कह रहे हैं कि जी नहीं हमारे पास नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर ये कभी किसी कस्टडी में आए भी, तो ये पहले एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करेंगे, वीडियो स्टेटमेंट इनका जारी होगा और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आज हमारे रियासती इदारे ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो, कि जी पुलिस के पास भी नहीं है और इंटेलिजेंस के पास भी नहीं है, तो दो ही बातें। जब उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था, निशानदेही हुई थी, मारा गया था, तो अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी उस वक्त की, और अमरीकी जो CIA के चीफ थे, लियोन पेनेटा उनका नाम था, तो उन्होंने, अमरीकी CIA के चीफ ने बड़ी फेमस लाइन की थी, इधर यू आर अकम्प्लिस और इनकम्पिटेंट, या आप मिले हुए या फिर आप इनकम्पिटेंट हैं। ठीक है, तो यही हिसाब है अनस और साद रिजवी के हवाले से, कि आल्दो के हमें ये कहा गया है पुलिस की तरफ से भी, और किसी ने अप्रोच करके हमें इंटेलिजेंस साइड से भी हमें कहा गया है कि नहीं जी हमारे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसा ही है, जो कि लग रहा है कि ऐसा ही है, तो दो ही बातें कि या तो आप इनकम्पिटेंट हैं या फिर अकम्प्लिस हैं। तो मुझे लग रहा है कि कम्प्लिस तो नहीं है, इनकम्पिटेंट हमने तब भी मान लिया था उसामा बिन लादेन की दफ़ा भी, इस दफ़ा भी ये मान रहे हैं कि हम इनकम्पिटेंट हैं, हमें मिल नहीं रहे। मैं तो तस्वीर का एक दूसरा रुख ये देख रहा हूँ, एक तो एक आम आदमी की क्यूरियोसिटी है ना, एक तहरीक लब्बैक की अपनी भी फॉलोइंग है ना। बिल्कुल सही बात। और वो भी मुतफक्र होंगे कि हमारे कायदीन कहाँ चले गए, वो तो सर तन से जुदा वाला उनका नारा होता है, और वो तो इस्तीफ़े यहाँ से लेके जाते रहे हैं, कैबिनेट मेंबर्स के, हुकूमतें हिला के जाते रहे हैं। तो वो क्या, इस पर मुझे वो अचानक जो गायब हुए ना, तो उस पर वो क्या शायर कहता है कि हमारा इश्क ज़फ़र रह गया धरे का धरा, हमारा इश्क ज़फ़र रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। वाह। तो देखें ना, या तो वो गिरफ़्तार हो जाते तो उनके सिंपथाइज़र्स को होता कि जी वो गिरफ़्तार हैं, तो वो उनकी कोई स्ट्रेटजी होती अदालती के लिए, या अदालत का एहतजाजी या वट एवर, या खुदा ना खास्ता वो कोई ज़ख्मी या किसी हालत में होते तो वो भी एक
अभी जो बिल्कुल गायब हैं और किसी तरफ भी नहीं है, अब वो बहुत सारे लोग ये क्यास कर रहे हैं कि वो रुपोश हैं। कुछ लोग कहते हैं वो जी आज़ाद कश्मीर में चले गए हैं, कुछ बंदे कह रहे हैं जी वो केपी में किसी जगह चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पुलिसिंग का निज़ाम तो ज़ाहिर है वो उनके शायद इतना अगेंस्ट ना हो। और बाज़ लोग कह रहे हैं जी कि पुरस्रार गायब हैं। तो वह आप जितने मुँह उतनी बातें वाली जो बात आ रही है वो सादिक आ रही है। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो ये था कि आप देखें माजी में इन्हें वापसी के लिए किराए भी दिए जाते रहे, यहाँ पे पैसे बांटने की वीडियोस भी मौजूद हैं। ये जब अटैक करते थे वहाँ से कैमरे गायब हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ये है कि जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई, मेरा ख्याल है कि ना तो उन्हें पहले एंगेज किया गया उस लेवल पे, कोई बड़ी शख्सियात उनके पास नहीं गई। एंड पे वो मिन्नत कर रहे थे कि हमसे आ जाएंगे, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ठीक है। तो मेरी ज़ाती ये राय है कि ये तहरीक लबैक ने आज तक जितनी कालें दी हैं, जिसमें जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, इस दफ़ा जो लोग मारे गए हैं इनका कानून के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अगर कानून में पे हम बिलीव करते हैं तो इनको किसी किस्म के कोई हीरोज़ नहीं देने चाहिए इस तहरीक को। इन्हें बताना चाहिए कि आपके लीडर्स का क्या किरदार है और कानून के गिरफ्त में उनको लाना चाहिए, ना कि इसमें कोई दूसरा तरीका। आसिफ, अगर आप माजी में चले जाएँ तो आप सुन के हैरान होंगे आसिफ कि जिन पुलिस एहलकारों ने साल 2017 में, 18 में, 19 में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, उनके ख़िलाफ़ होना तो ये चाहिए ना कि रियासत उनके ख़िलाफ़ मुकदमे करे और लॉजिकल एंड तक पहुँचे। वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुँचे, उल्टा उन पुलिस के अफसरों यानी कि आईजी सतह के अफसरों के ऊपर, डीआईजी सतह के अफसरों के ऊपर, डीपीओ सतह के अफसरों के ऊपर इन्होंने पर्चे करवाए हुए। भाई इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले बंदे 3-3 साल लगे नहीं गए, ऐसे ही ये तो सारा कुछ जो होता था वो पुराने, अब वो नहीं थे ना हालात, इसीलिए तो उन्हें भी बड़ा जोम और गलतफहमी थी। बहरहाल कानून के मावरा उनके साथ कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और अकॉर्डिंग टू लॉ उनको। जी हाँ, उनका मुतफक्कर होना बिल्कुल ज़रूरी है। ज़ाहिर है इतने दिन ये लापता हैं, ये रूपोश हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई भी मावराए कानून को इक़दाम किया गया, आसिफ खुदा न खास्ता मैं कहूँगा साद रिजवी पे या अनस रिजवी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचा जानी एतबार से, जिस तरह ये तीसरी बट वाला जो काम हुआ है, ठीक है, खुदा न खास्ता आग लग जाएगी। ये काम नहीं करना चाहिए। कानून की बालादस्ती यही है कि कानून अदालतों में पेश तो करें। उन केसेस में भी एजाज यही कहते हैं कि बिल्कुल आप जब इस तरह के कोई सिस्टम्स लाते हैं ना तो फिर वो सिस्टम्स माफिया बन जाते हैं। आप कानून को स्ट्रेंथन करें, आप अपने प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करें, अपनी अदालती निज़ाम को स्ट्रेंथन करें, जो कि अभी नहीं है, जिसकी वजह से लोग वेलकम कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वी बिलीव के ये सामने आएंगे और मर्दानावार, अब आप आए हैं भाई, मर्दानावार दें, गिरफ्तारी दें। अगर वो खुद रूपोश हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए, सामने इतना आना बड़ा चाहिए। उनका क्लेम है, इतना बड़ा आप क्या देखें, होगा? वैसे आप देखें, ये मैं कहना नहीं चाहिए, ये बड़ी मैं तकलीफ दे मौके के ऊपर बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि वो किसी के बुरे वक्त पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहनी पड़ती है। आसिफ मिंबरे रसूल के ऊपर बैठ के जो गालम गलोच ये करते रहे, बड़ी तकलीफ दे है वो भी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तो ये लोग करते हैं जो मिंबरे रसूल के ऊपर बैठ के गालियाँ निकालते हैं। तो ये तकलीफ दे बातें। तो वो मुकदमात ही नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं जो कत्ल के मुकदमात हुए हैं या जो लोगों को नुकसान किए हुए हैं, कम से कम उनको तो फेस करें ना, बिल्कुल कानून के मुताबिक, और आए सामने आए और गिरफ्तारी दें और कानून के मुताबिक ये हो, कोई मावराए कानून इनके खिलाफ काम ना हो। बिल्कुल ठीक आसिफ, यही है फिलहाल में। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो talkshock777@gmail.com पे। अल्लाह हाफिज़।